हेलो एवरीवन। जो AIB एग्जामिनेशन से रिलेटेड, CPC से रिलेटेड सीरीज, उसके अब स्केड्यूल में जो ऑर्डर्स लिखे हैं उस ऑर्डर्स पे हम आ चुके हैं और लास्ट हमने ऑर्डर 9 तक पढ़ाई कर ली थी। अब हम ऑर्डर 10 से स्टार्ट करते हैं फिर से। ये पूरा जो सीरीज है ये AIB एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। AIB एग्जाम क्या होता है कि इस एग्जाम के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत डायरेक्टली आपके सेक्शन से रिलेटेड होते हैं या सेक्शन के उन पार्ट से होते हैं, उन सेंटेंस से होते हैं जहां से आपका ऑप्शन फ्रेम होता है। तो आपको एक ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए बेयर एक्ट के अंदर कि बेयर एक्ट पढ़नी कैसे है, कौन से सेक्शन, कौन से रूल, कौन से ऑर्डर से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो जब भी AIB एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फ्रेम होगा या आएगा, आप उसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहां से, कौन से सेक्शन से, कौन से ऑर्डर से पूछा गया है। AIB एग्जाम जैसे अपने आप में एक तरह से ओपन बुक टेस्ट होता है, तो आप फटाफट उसी टाइम आप अपनी बेयर एक्ट खोल के वहां से आप अपना देख सकते हैं कि यार ये कहां था, जस्ट उसके बाद अपना ऑप्शन टिक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑर्डर 10 को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ऑर्डर 10 क्या कहता है? ऑर्डर 10 किसके बारे में बात कर रहा है? ऑर्डर 10 बात कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। कोर्ट दोनों पार्टीज को एग्जामिन करता है कि दोनों की तरफ से क्या एलिगेशन लगाए गए थे। जब एक पार्टी A पार्टी B के अगेंस्ट प्लेंट फाइल करती है तो उसमें एलिगेशंस या उसके अंदर उनके फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जिसमें कहती है कि मेरे को ये रॉन्गफुल था, या मेरे साथ हम दोनों दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, या मेरे को इस तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ, या मेरे को कोई पैसे लेने हैं। मतलब सिविल का कोई सूट है, सिविल कोई केस है और उसमें वो पॉइंट्स लिखे गए जिसे प्लीडिंग्स कहते हैं। तो उन प्लीडिंग्स में जितनी भी बात हुई है तो उसमें कोर्ट एग्जामिन करती है कि हाँ, जब आपने प्लेंट फाइल किया, दूसरी पार्टी क्या फाइल करेगी, सोच के देखो। दूसरी पार्टी फाइल करेगी रिटर्न स्टेटमेंट। तो जब दोनों पार्टी अपने प्लीडिंग्स कर लेंगी कंप्लीट, तो उसके बाद कोर्ट एग्जामिन करेगा, फिर इशू फ्रेम करेगा, ये सब चीजें होती हैं। तो अब देखो पहला रूल क्या कहता है। रूल 1 क्या कहता है? असर्टेनमेंट वेदर एलिगेशंस इन दी प्लीडिंग्स आर एडमिटेड और डिनाइड। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि क्या जो प्लीडिंग्स हैं उसमें प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने कुछ एडमिशन किया या डिनाई किया। एडमिशन डिनाई का मतलब क्या है कि प्लेंट जब फाइल हुई, सूट जब फाइल हुआ, तो आपने प्लीडिंग्स करी, आपने प्लेंटिफ ने प्लीडिंग्स ली, प्लेंट के अंदर एलिगेशंस लगाई, तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट आया किसकी तरफ से? डिफेंडेंट की तरफ से। अब क्या हुआ? डिफेंडेंट ने उसमें क्या होता है कि कुछ बातें वो एग्री कर जाता है, हाँ सर ये ऐसे ही था, या हाँ इस पॉइंट को मैं मानता हूं, इस पॉइंट को मैं बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, X नहीं हुआ था, Y हुआ था। तो उसको कहते हैं कि डिनाई कर दिया। ऐसे ही सेम चीज होती है कि क्या चीज को आपने एडमिट कर लिया। तो एट द फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा? फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा? ऑफ द सूट कोर्ट जो होगी, कोर्ट शैल, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, कि वो मैंडेटरी थिंग है कोर्ट के ऊपर कि दैट शैल एसर्टेन, वो क्लियर करे, पता करे फ्रॉम ईच पार्टी, दोनों पार्टी की तरफ से या उनके प्लीडर की तरफ से, वेदर ही एडमिट या डिनाई सच एलिगेशंस ऑफ द फैक्ट मेड इन द प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। देखो ये आ गया रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ यहाँ पे, रिटर्न स्टेटमेंट है ना। तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया है ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, यहीं से ऑप्शन फ्रेम हो रहे हैं। तो अब आ जाओ नेक्स्ट 1A, रूल 1A, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या डायरेक्शन देगी कोर्ट? कोर्ट डायरेक्शन देगी टू ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये चीज ध्यान रखना, आपने CPC में पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, और आप एक बार बताओ किस कौन से सेक्शन के अंदर था वो, कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू भी एक सूट को, अ सूट कैन बी सॉल्व थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और द सेटलमेंट कैन बी रीच। तो ये कौन सा था? सेक्शन 89। वैसे तो आपको यहां से दिख गया होगा, ये था सेक्शन 89 है ना CPC का। तो इसी में ये कोर्ट शैल डायरेक्ट कर सकती है पार्टीज को कि आप क्या है, ऑप्ट करो सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, जैसे 89 के अंदर लिखा है। तो नेक्स्ट उसमें आ जाओ। नेक्स्ट है रूल 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में।
आप इसको एक बार जरूर रीड करके जाएं। जितनी भी चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इस चीज को तो आप रीड करो। तो ओरल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं ऑफ पार्टी या कंपेनियन ऑफ पार्टी। ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है, कहां पे दिया है, ऑर्डर 10 रूल 2, एट द फर्स्ट हियरिंग द कोर्ट शैल, देखो शैल आ गया, विद अ व्यू टू elucidating matters in the controversy in the suit examine orally, orally examine कर सकता है। may orally examine any person, किसी भी person को orally examine कर सकता है, जो कि है able, he is capable able to answer the question। ये नहीं कि किसी भी इंसान से पूछ लेंगे, अगर उसके पास नॉलेज है, अथॉरिटी है, एंड ही इज अ पर्सन दैट कैन आंसर द क्वेश्चंस, उन्हीं से पूछा जाएगा। एनी मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट by whom any party appearing in person or by his pleader, अपने प्लीडर के थ्रू भी। तो ये है। अब आ जाओ नेक्स्ट रूल जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल 10 के अंदर आपको नहीं पढ़ना। अब आ गया ऑर्डर 11 डिस्कवरीज। ऑर्डर 11 है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो आप एक चीज करोगे, जब भी AIB का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 10 तक तो आपको याद होने चाहिए कि वो कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर 1 किसके बारे में, ऑर्डर 2 किसके बारे में, 3 किसके बारे में, 4, ऐसे करके 1 to 10 तो आपको पता ही होने चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए 21 का, 20 का, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, 20 का, और उसके बाद आप आ जाओ 30, 32, इसको काट देते हैं, 34, 36, 38, 39, 40, है ना। ये ऑर्डर आपको आइडिया होना चाहिए किसका क्या नाम है, इनका हेडलाइन क्या है, तो आप ये रीड कर लेना। तो अब आ जाओ इसी पे आ जाते हैं। ऑर्डर 11 पढ़ रहे थे डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में। तो जो भी डिस्कवरी करनी है रिलेटिंग टू दी सूट, वो बाय इंटेरोगेटरीज होंगी। इंटेरोगेटरी ऑर्डर करेगी कोर्ट, और उसी से जो भी डिस्कवरी करनी है न्यू फैक्ट के बारे में, किसी एलिगेशन के बारे में, तो वो सब इंटेरोगेटरीज के थ्रू होगा। अब आ जाओ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 6 रूल 6 क्या कहता है, किसका, ऑर्डर 11 का, है ना। ऑब्जेक्शंस टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर, एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंटेरोगेटरी, कुछ भी ऑब्जेक्शन है आपको जो आप आंसर कर रहे हो, ऑन दैट ग्राउंड दैट इज स्कैंडलस। ये इंपॉर्टेंट लाइन, स्कैंडलस, कि भाई ये जो इंटेरोगेटरीज थी, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इसके अंदर मेरे को कुछ स्कैंडल लग रहा है, कुछ गलत चीज के लिए किया जा रहा है, मैलिशियस है, इररेलेवेंट है, नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड फॉर द पर्पस ऑफ द सूट, ठीक है, आर नॉट सफिशिएंटली मटेरियल एट दैट स्टेज। तो ये सारे कारण हैं जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, एफिडेविट इन आंसर, रूल 8, एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग इंटेरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट। कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, है ना। तो जो आप इंटेरोगेटरीज का आंसर दोगे वो थ्रू एफिडेविट दोगे। एफिडेविट में आप पूरा ऐसे बना होता है, उसमें लिखोगे फर्स्ट का आंसर, पैराग्राफ 1 का आंसर, पैराग्राफ 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का, ऐसे आप सबका आंसर दोगे, साइन करोगे, पूरा एफिडेविट की तरह आप उसको साइन करके दोगे। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न ही होना चाहिए एफिडेविट इन रिटर्न। 10 दिन के अंदर आपको करना है। 10 दिन कब से काउंट होंगे, डे और विद इन सच अदर टाइम एज द कोर्ट में अलाउ, जैसे भी कोर्ट अलाउ करती है, कोई भी 10 डेज। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल जो आपको आइडिया होना चाहिए, ये देखो रूल 17, एक बार आ जाओ, रूल 17, टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन, जब नोटिस दे दिया गया था तो कितना टाइम है इंस्पेक्शन के लिए। द पार्टी टू होम, जिसको भी नोटिस दिया गया है, विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच नोटिस, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये करना है। अच्छा, डिलीवरी टू द पार्टी गिवन द सेम नोटिस स्टेटिंग टाइम विद इन 3 days from the delivery thereof at which the document or such other as the not objected to the produce। तो आपको 10 दिन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आप रिसीव करोगे, रिसीव लिखा है ना, ये देखो रिसीट,
अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो आपको AIB एग्जाम में जब भी आप अपनी बेयर एक्ट को पढ़ के जाओगे तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है रूल 21, नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। तो वेयर एनी पार्टी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर टू आंसर द इंटेरोगेटरी, तो कुछ भी, कोई भी प्लेंटिफ हो, कोई भी पार्टी हो, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, वो जब उसको इंटेरोगेटरीज का आंसर देने के लिए कहा गया था और वो उसका कंप्लायंस ना कर पाए, वो उस ऑर्डर को ना माने, जो कहने को कहा गया था वो ना करें, तो वो क्या होगा, तब क्या होगा, इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है रूल 21 में, ऑर्डर 11। इसमें नुकसान क्या है, जब आप आंसर नहीं दोगे, ही शैल, जो बंदा भी, इफ प्लेंटिफ बी लायबल टू हैव हिज सूट डिसमिस, अगर वो प्लेंटिफ है ना तो वो अब अपना सूट को ही खो देगा, डिसमिस हो जाएगा कि भाई आप आंसर नहीं दे रहे हो, हम मांग रहे हैं आपसे, जज साहब कहेंगे कि हम अब इतनी टाइम से आपसे आंसर मांग रहे हो और आप आंसर नहीं दे रहे, तो सूट डिसमिस करो, और फॉर वांट ऑफ इतना। और अगर डिफेंडेंट है वो आंसर नहीं दे रहा है तो उसका जो डिफेंस है वो स्ट्रक आउट हो जाएगा। भाई अब आप कोई डिफेंस नहीं लोगे अपनी तरफ से, आपका हो गया, आपको जब बोला गया था आंसर देने के लिए तब आप बोल नहीं रहे थे, अब आप आंसर दे रहे हो, कह रहे हो कि नहीं मैं भूल गया ये, अब आपका डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। स्ट्रक आउट का मतलब क्या होता है कि अब आप अपना पर्टिकुलर उस चीज के रिगार्डिंग, उस पॉइंट के रिगार्डिंग अब आप अपना आंसर नहीं दे पाओगे। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर 11, ये पर्टिकुलरली कॉमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर आपको पढ़ना है वो है ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 है एडमिशन से रिलेटेड। तो इसमें रूल इंपॉर्टेंट है रूल 2, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करते हो या नहीं करते, या उस एडमिशन करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो ईदर पार्टी में कॉल अपॉन द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को बुला सकती है कि भाई इस चीज के ऊपर आप एडमिट करो विद इन 7 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। जब भी सर्विस हो जाएगा आपको नोटिस मिल जाएगा, जिस दिन मिलेगा उस दिन से 7 दिन बाद तक। एनी डॉक्यूमेंट है ना, नोटिस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट के बारे में आओ और एडमिट करो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय, किस, कौन पे करेगा इसको? पार्टी सो नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग, है ना भाई, जो भी रिफ्यूज कर रहा था या नेग्लेक्ट कर रहा था आंसर देने से, उनके ऊपर बर्डन आएगा पेड बाय, जो कि नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। मैंने, मान लो मैंने किसी को बुलाया कि आप कोर्ट में आओ और इस ऑर्डर को या इस डॉक्यूमेंट को एडमिट करो या बताओ या रिफ्यूज करो कि भाई नहीं मानता मैं इस चीज को, और आप नहीं आ रहे, तो आपके ऊपर ये बर्डन है, आप इसको रिफ्यूज कर रहे हो। मैंने तो डॉक्यूमेंट दे दिया, तो आपके ऊपर ये बर्डन आ गया, तो आप भी उसी चीज का कॉस्ट आप ही उठाओगे नेक्स्ट टाइम पे, जो भी है उसको प्रूव करने के लिए। मैं उसको चाहे एक साइंटिफिक एक्सपर्ट से प्रूव करवाऊं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से प्रूव कराऊं, डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट से प्रूव कराऊं, तो सारी चीज आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले आके एडमिट नहीं किया या डिनाई कर देते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 3A, रूल 3A, पावर ऑफ अ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन। द कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे, जब से प्रोसीडिंग ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो किसी भी स्टेज पे ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर इट, और या अपने खुद के उससे भी एफर्ट से ऑन इट्स ओन मोशन खुद भी कर सकती है, ठीक है। पावर के कोर्ट के पास पावर है। नोटिस टू एडमिट फैक्ट, एनी पार्टी में बाय नोटिस इन राइटिंग एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 डेज, 9 दिन से बाद नहीं, है ना, बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग। जिस दिन भी डेट फिक्स कर रखी थी हियरिंग की, तो नॉट लेटर देन 9 डेज, 9 डेज से ज्यादा नहीं आप नोटिस दे सकते हो अदर पार्टी को टू एडमिट, कि आप भाई आओ और एडमिट करो। उसके बाद देखो रूल 6 किसके बारे में है? जजमेंट ऑन एडमिशन। तो कोर्ट के पास क्या पावर होती है? आप गए, आपने किसी चीज, डॉक्यूमेंट या कोई एलिगेशंस जो भी सूट में फाइल कर रखी थी, प्लीडिंग्स, आपने उसको एडमिट कर लिया। अब एडमिट कर लिया ना, तो जज देखेगा यार इसने ये जो एलिगेशन लगाए थे वो तो मान ही लिए, तो फिर पूरा ट्रायल क्यों चलाना, पूरा प्रोसेस क्यों करना, पूरा जो भी सिविल प्रोसीजर में दे रखा है, इशू फ्रेम होगा, फिर एविडेंस होंगे, ये सब क्यों करने? तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन भी जज क्या नाम है, अपना जजमेंट सुना सकता है। क्या होगा? वेयर एडमिशन ऑफ अ फैक्ट
हैव बीन मेड ईदर इन द प्लीडिंग्स में दे दिया। अब क्या है, वेदर ऑरली दिया था या इन राइटिंग द कोर्ट में, ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, और खुद के मोशन से विदाउट वेटिंग डिटरमाइन कर सकती है एनी क्वेश्चन बिटवीन दी पार्टीज, और मेक सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर कर सकती है जजमेंट जैसा उसको लगे। ठीक है, तो जहां भी एडमिशन हो गया था, वेयर द एडमिशन ऑफ फैक्ट, तो फैक्ट का अगर जहां भी एडमिशन हो गया था कि हाँ मैं ये मानता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चाहे जब एडमिशन हो जाए, तो यहां पे एक चीज है ईदर ऑन एप्लीकेशन ना, तो यानी कि पार्टी प्लेंटिफ या जो भी है डिफेंडेंट कि सर या तो एप्लीकेशन लिख के दे कि देखो ये जज साहब को बोले, जज साहब देखो ये चीज एडमिट हो गई है, अब आप जजमेंट सुना दो, या जज खुद अपने आप को ऐसे लगे कि यार अब तो इसने सारी चीज एडमिट कर ली है, अब मेरे को सुना देना चाहिए। एडमिट कैसे कैसे कर सकता है बंदा, एडमिट ओरली भी कर सकता है या राइटिंग में भी कर रखा हो। राइटिंग में कैसे एडमिट करेगा, राइटिंग में एडमिट प्लेंटिफ बाय प्लेंट करेगा और डिफेंडेंट करेगा बाय रिटन स्टेटमेंट। अब आ जाओ नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। रूल 8, नोटिस देना है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप एक नोटिस दे सकते हो कि प्लीज ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यहां पे आ जाते हैं फिर। अच्छा आप अब इसको याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है सीधा ऑर्डर का नाम भी पूछते हैं, तो यहां देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पूछा गया है ऑर्डर 13 का जो है वो नाम क्या है, नाम कह लो, हेडलाइन कह लो, या इसको आप इस चैप्टर का स्टार्टिंग हेडिंग कह लो। क्या है, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ऑर्डर 13 किसके रिगार्डिंग है, आप उसको प्रोडक्शन कर रहे हो, लाओ इंपाउंड कर दिया या रिटर्न कर रहे हैं कोर्ट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रूल 1 क्या कहता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जब भी कोर्ट इश्यूज को सेटल करती है उससे पहले वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तभी उन्हीं बेसिस पे तो कोर्ट अपने इश्यूज फ्रेम करेगी कि हाँ कि भाई हमें किस पॉइंट पे ऊपर डिस्कस करना है। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन ओरिजिनल वेयर द कॉपीज देयर ऑफ हैव बीन फाइल्ड, जिनकी कॉपी फाइल करी गई थी अलोंग विद द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में या प्लेंट में आपने जो भी कॉपीज लगाई थी, फोटोकॉपी लगाई थी, आप उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ। तो अब जो ऑर्डर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर 14। 14 क्या कहता है, 14 है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन द इश्यू ऑफ लॉ और ऑन इश्यू एग्रीड अपॉन, है ना, जिस चीजों पे एग्री हो गए हो या जो लॉ के ऊपर इश्यू हो रहे थे उस पे, तो आप उसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करोगे। क्या होता है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, आप वैसे सोच के देखो, इसको तो अभी हम बाद में पढ़ते हैं, वैसे सोच के देखो कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता क्या है। इस सेटलमेंट ऑफ इश्यूज क्या होता है, यार आपकी और मेरे बीच में मान लो कोई चीज है, और तो पहले जज साहब जो हैं या कोर्ट जो है, जज साहब को कह लो या कोर्ट कह लो, बात एक ही है, तो पहले वो ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों के बीच में इश्यू है क्या, किस चीज को लेके हम नाराज हैं, या फिर क्या चीज को लेके हमने एक लीगल इश्यू क्रिएट कर रखा है, पॉइंट क्रिएट कर रखा है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्यों हैं और वो डिमांड क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्रेयर क्या है, उनकी प्लीडिंग्स क्या है, उनकी एलिगेशंस क्या हैं, उसके बाद वो इश्यूज निकालते हैं कि यार तुम्हारे बीच में ना 1 2 3 ये 3 बातें ही मेरे को समझ में आ रही है और ये 3 ही इश्यू हैं। अब इन्हीं पॉइंट के ऊपर आगे डिस्कशन होगा, एविडेंस होगा, केस चलेगा। तो इसको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो इश्यूज कैसे फ्रेम होते हैं, ऑर्डर 14 याद रखना है आपको। अब आ जाओ रूल 1, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो इश्यूज अराइजेस when a material proposition of facts or law is affirmed by the one party and denied by other। सिंपल बात, आपने मटेरियल बातें जो भी लिखी थी, मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट के रिगार्डिंग या लॉ के रिगार्डिंग, मेरा भाई मेरे फैक्ट ये है, या मैं लॉ के अकॉर्डिंग मेरे को ये लॉ मिलना चाहिए, या लॉ के अकॉर्डिंग मेरे को ये राइट है। अब एक पार्टी उसको बोल रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है। तो ऐसे जो है आपका
इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इश्यूज दो तरह के होते हैं, इशू ऑफ फैक्ट्स और इश्यूज ऑफ लॉ। ये देखो दोनों चीज, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। नेक्स्ट ऑर्डर जो आप ऑर्डर में रूल, ये है ऑर्डर 14, और 14 में नेक्स्ट रूल जो इंपॉर्टेंट है वो है रूल 2, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज। ये आप पढ़िए ना कि जो कोर्ट होगी ना उसको हर इश्यूज पे अपना जो है वो जजमेंट देनी है, सारी अपने, जिसमें सारे इश्यूज क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। वेयर इश्यूज बोथ ऑफ लॉ और फैक्ट, फैक्ट का हो या लॉ का हो, अराइजेज इन दी सेम सूट, उसी सेम सूट में अराइज हो गए, तो कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन होगी दैट द केस या एनी पार्टी देयर ऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन एन इश्यूज ऑफ लॉ ओनली। इट मे ट्राई द इश्यू फर्स्ट if the issues is related to jurisdiction of the court और bar to the। तो सबसे पहले क्या होता है, सब रूल 2 से हमें ये चीज पता चला है कि कोई भी इशू या कुछ भी चीज फ्रेम होने से पहले कोर्ट को पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास जुरिडिक्शन था या नहीं था। जुरिडिक्शन का मतलब कि क्या उस कोर्ट के पास पावर है उस केस का ट्रायल चलाने की। ट्रायल चलाने से मतलब आपके पास क्या अथॉरिटी थी कि आप देख सको, हमारे दोनों के बीच का सॉल्यूशन कर सको। आपका मान लो कि केस होना चाहिए दिल्ली में और आप फाइल कर दो अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद कोर्ट में सबसे ज्यादा जाके ही तो बोलोगे कि आपके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था। किसी कोर्ट के पास पावर होती है कि वो 1 लाख रुपए तक का केस सुन सकती है और आप उसमें फाइल कर दो 10 करोड़ का, तो भाई आप जब सुन ही नहीं सकते, विद द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट हैज नो पावर टू पेक्यूनियर जुरिडिक्शन, हाउ यू कैन हियर और स्टार्ट द ट्रायल, तो इसको कहते हैं जुरिडिक्शन। तो सबसे पहले जुरिडिक्शन या सूट किसी चीज से बाहर हो रखा है, मना कर रखा है किसी लॉ से, तो सबसे पहले ये डिसाइड होता है, उसके बाद अपना फ्रेम इश्यूज फ्रेम होंगे। अब आ जाओ रूल 3, किसके बारे में, मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम। कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिससे इश्यूज फ्रेम होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप रूल एक बार रीड आउट कर जाना। तो इसमें देखो रूल 3, मटेरियल्स जिनसे इश्यूज फ्रेम होंगे। पहला, सबसे पहला देखो कौन सा होगा, एलिगेशंस मेड ऑन ऑथ बाय द पार्टी। दूसरा, एलिगेशंस मेड इन द प्लीडिंग, प्लीडिंग्स में एलिगेशंस लगा रखी हैं, उससे डिसाइड होगा। और किससे डिसाइड होगा, ऑथ, आपने कोई एफिडेविट दे के आपने कुछ ऑथ ले रखी है, कसम खा के आप कहते हो कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स है, बिफोर दी मजिस्ट्रेट, बिफोर एनी अदर अथॉरिटी जिनके पास पावर है कि वो ऑथ पे आपका एलिगेशन ले सकते हैं, आपकी स्टेटमेंट ले सकते हैं, तो उस पे, उसके बाद क्या है पॉइंट सी, ये क्या है, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द ईदर पार्टी। तो जो आपने ऑथ में कहा, प्लीडिंग्स में कहा या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, इन्हीं बेसिस पे आपका क्या डिसाइड होगा, इश्यूज डिसाइड होगा। तो ये है मटेरियल्स, कौन सा, रूल 3। अब रूल 4 क्या कहता है, कोर्ट में एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस का या डॉक्यूमेंट का बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। इशू फ्रेम करने से पहले कौन कौन से विटनेसेस थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे जिसके बेसिस पे आप आए और आकर कहते हो कि चलो ये मेरे एलिगेशन है, मेरे पॉइंट हैं, और आप कहते हो इन बेसिस पे आप अपना इश्यूज फ्रेम कर दो जज साहब, कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को कहते हो, और ये चीज हमारा डिसाइड करो, दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। तो कोर्ट क्या है, एग्जामिन कर सकती है उस विटनेस को या वो डॉक्यूमेंट को। लाओ भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, बताओ भाई कौन सा बंदा था वो, लाओ उस बंदे को, उस इंसान को, जो भी है पर्सन है, उसको बुलाओ मेरे कोर्ट रूम में और मैं इसको एग्जामिन करता हूँ, क्या वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसे। तो उस पे भी इशू फ्रेम हो सकता है। उसको ऐसा लगता है प्राइमा फेसिया, कोर्ट रूम को या कोर्ट को या जजेस को ऐसा लगता है कि हाँ देयर इज सम मटेरियल फैक्ट बिहाइंड दिस इश्यूज या इस एलिगेशन, तो वो उसको एग्री करके, ये नहीं कि उसकी वो फुल जांच पड़ताल करेंगे, नहीं, वो आगे एविडेंस में होगा, कैसे क्रॉस में होगा, एग्जामिन कर रहे हो, एविडेंस चल रहा है उसमें होगा। अभी वो प्राइमा फेसिया देख लेंगे कि हाँ भाई ये क्या नाम है, देयर इज सम इश्यूज, तो उसके बाद वो क्या कर देगी, इशू फ्रेम कर देगी। रूल 5, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। कोर्ट के पास पावर है किसमें,
रूल 5 ऑर्डर, जल्दी बताओ ऑर्डर कौन सा है ये वाला ऑर्डर आप बताओगे। और उसके बाद पावर टू अमेंड, कोर्ट के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो किसी भी इश्यूज को अमेंड कर सकती है और स्ट्राइक आउट कर सकती है। कुछ अमेंडमेंट करके कुछ उसके अंदर जो भी चीजें ठीक करनी थी वो, या स्ट्राइक आउट बिल्कुल उसको बाहर कर सकती है कि नहीं ये वाला इश्यूज की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट रूल या ऑर्डर जो हमें पढ़ना है, ये है ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 है ना, ऑर्डर 15 किसके बारे में है? डिस्पोजल ऑफ द सूट्स एट द फर्स्ट हियरिंग, पहली ही हियरिंग पे डिस्पोज कर दो, खत्म, आज ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादातर ऑर्डर 15 में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और अंदर अभी ऐसा देखते हैं कि कौन सा जो आपको पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं था ऑर्डर 15 के अंदर, ऐसा कोई ज़्यादा कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके अंदर से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं अभी तक। तो अगर होते तो उसको हाईलाइट कर देते, आपको पता चल जाता। अब आ जाओ ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 क्या कहता है? समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब समन या अटेंडेंस ऑफ विटनेस का टाइम आ गया है, इशू फ्रेम हो गए हैं। अब जो भी विटनेसेस थे उनको सम्मन करके बुलाया जाए। अब उनका केस स्टार्ट होगा, उन पे एविडेंस होगी, उनको एग्जामिन करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये सब चीज स्टार्ट होगी। तो लिस्ट आपको सबसे पहले जो है, आप किन विटनेसेस को बुलाना है नहीं बुलाना ये कैसे पता चलेगा? तो आप अपने पार्टी से जो कोर्ट रूम है, जो जजेस हैं, वो कहेंगे आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट करो। कौन कौन से विटनेसेस हैं आपके पास? तो रूल 1 किसके बारे में है? लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सम्मन टू विटनेसेस। तो इसमें ये लाइन पढ़ लेना, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस होती है ना, वो विद इन 15 डेज सबमिट करनी होती है, जब से इशू फ्रेम हो जाता है तब से। तो नॉट लेटर देन 15 डेज आफ्टर द डेट, उस दिन के बाद से, व्हेन द इश्यूज आर सेटल्ड, जिस दिन इश्यूज सेटल्ड हो गए थे कोर्ट रूम के अंदर। द पार्टीज shall present in the court a list of witnesses, present करेगी whom they propose to call, जिसको बुलाना चाहते हैं, to give evidence or to produce documents, obtain summon to such person, और आप सम्मन इशू करवा लो कि चलो बुलाओ उनको। अब आ जाओ रूल 2। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है एक्सपेंसेस। अब भाई एक सिविल केस है, सबसे मेन बात, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है। अब सिविल केस में क्या होता है, जो भी आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हो, विटनेसेस को बुलाते हो, तो वो विटनेस आपके दो लोगों के बीच में जो एक सिविल केस चल रहा है, मे बी वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, मे बी वो किसी पैसे की रिकवरी से, मनी रिकवरी से रिलेटेड हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था, आप कुछ कंपनसेशन मांग रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो विटनेस क्यों अपना टाइम खराब करके आए? भाई वो काम धंधा कर रहा होगा, कुछ उसका भी कुछ जॉब होगी, कुछ उसकी बिजनेस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो आता है, सम्मन देते हैं कि आप विटनेस हो, आप एक बार आ जाओ, तो उसमें आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं कि भाई हाँ, आपको मैं आने जाने का कोर्ट का इतना लगभग आपको एक्सपेंसेस दूंगा। तो एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट, कोर्ट में आप पे करोगे ऑन अप्लाइंग फॉर सम्मन। जब भी सम्मन अप्लाई होगा तो आप कुछ ना कुछ पैसा वहां पे सबमिट करोगे। ये देखो रूल 4 देखो एक बार। रूल 4, आपने पैसा सबमिट कर दिया, लेकिन वो पैसा थोड़ा सा कम सबमिट हुआ। मान लो करना था 150 रुपए, आपने सिर्फ 70-80 रुपए किए। तो प्रोसीजर क्या है? वेयर इनसफिशिएंट सम इज पेड इन, तो इज नॉट सफिशिएंट टू रिकवर सच एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या होगा? कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है किसको? बंदे को जो बुला रहा है, चाहे वो डिफेंडेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो। फर्दर सम टू बी पेड टू द पर्सन सम्मन्ड एज अपीयर टू बी नेसेसरी ऑन दैट अकाउंट। तो कोर्ट अपना ऑर्डर करेगी, भाई इसको इतना अपना आप पे करो। तो ये चीज है, ये किसके अंदर लिखा है? रूल 4 है ना, रूल 4 के अंदर। नेक्स्ट रूल इंपॉर्टेंट होगा जो एआईबी एग्जाम के अंदर, एआईबी एग्जाम के अंदर ये है रूल अपना, रूल 10, प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल टू कंप्लाई विद सम्मन। सम्मन से दिया गया था लेकिन अब भाई वो आ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? एग्जामिन ऑन ऑथ द सर्विंग ऑफिसर। सर्विंग ऑफिसर जिनने भी सर्व किया है, क्या सर्व किया है? सम्मन। तो द पार्टी या उसका एजेंट, एज अ केस में बी हु हैज अफेक्टेड सर्विस, जिन्हें किया, कॉज हिम टू एग्जामिन बाय एनी कोर्ट टचिंग द सर्विसेज एंड नॉन सर्विसेज ऑफ द सम्मन। तो एग्जामिन कर लेगी कोर्ट कि भाई सम्मन आपने सर्विस किया था या नहीं किया था, तो इस बारे में पता कर लेंगे। ये देखो रूल 14, कोर्ट में
ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समवन एज विटनेसेस स्ट्रेंजर टू द सूट। तो कोई सूट है उसमें जो कोई विटनेस है और वो टोटली एक तरह से स्ट्रेंजर है उस सूट से, उसको नहीं आइडिया, तो कोर्ट अपने लेवल पे भी किसी को एज अ विटनेस बुला सकती है।